हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 7 अगस्त को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथ्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि ये आपका सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 1 आपका यहाँ शुरू होता है, देख सकते हैं, क्वांट एप्टीट्यूड। ठीक है। एक दुकानदार है जो अपने सामान की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट की स्कीम देता है। वह स्कीम ज्ञात कीजिए जिसमें अधिकतम छूट प्राप्त होती है। आप मुझे बताओ, अगर यहाँ पे ऑप्शन चूज करना पड़े कौन सा दुकानदार के लिए, सॉरी, मैक्सिमम छूट, मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा ऑप्शन आपको दे रहा है, आपको चूज आउट करना है। तो 20% और 10% की दो क्रमिक छूट, 20, 10, 30, और 30 में से कम करेंगे 20 का 10% या फिर 10 का 20%, बात तो सेम है। यानी कि माइनस तो, यानी कि यहाँ बन जाएगा आपका 28% का डिस्काउंट। ये 10% तुम्हारा फिक्स है। 8 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, इसका क्या मतलब हुआ कि 12 अगर सामान है तो उसमें आपको सिर्फ 8 का ही पैसा पेड करना है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि 12 आपने सामान ले लिया, पैसा आपने सिर्फ 8 का पेड किया। समझ गए बात? तो यहाँ आप देखेंगे 4 आपने डिस्काउंट ले लिया आउट ऑफ 12। 4 आपने डिस्काउंट ले लिया आउट ऑफ 12, इसी को बोलते हैं 1/3, इसी को बोलेंगे 33.33%। बोलिए, अगर इसकी बात करें 9 खरीदे 6 मुफ्त पाए, मतलब 15 वस्तु है, जिस वस्तु का अगर आपने खरीदने गए तो 6 फ्री मिल जाएगा, आपने सिर्फ 9 का वस्तु का पैसा पेड किया। तो यहाँ डिस्काउंट कितना था? आप बोलेंगे 6 डिस्काउंट है आउट ऑफ 15, यानी कि 2/5, यानी कि 2/5, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 40%। समझ के बाद तब तुम खुद ही बताओ कि यहाँ 28%, यहाँ 33.33%, यहाँ 40% और यहाँ सिर्फ 10%। तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो इसके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है। तो पहला सवाल मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। नंबर 2 क्या बोलता है? रमेश नाम का एक दुकानदार है जो वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है। अंकित मूल्य क्या होगा अगर उसका क्रय मूल्य कितना है? 5600 रुपये। 5600 रुपये है, आप कह रहे हैं कि 15% का उसको लाभ चाहिए, यानी कि 100 रुपये की वस्तु को 115 में सेल किया। फिर याद आया कि अरे भैया, ये तो 20% डिस्काउंट देने की बात की कहानी है, मतलब ये 80 का मूल्य है, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। अब ये तुमको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? एमपी यानी कि मार्क प्राइस। एमपी यानी कि मार्क प्राइस। समझ गए बात? ठीक है। 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 8 सत्ते 56 यानी कि 70। अगर तुम गुणा करोगे तो 700 और 15 सत्ते 105 यानी कि 805 और 1 जीरो और 8050 रुपया उस पे क्या करेगा? मार्क कर देगा उस वस्तु पे। ठीक है। तो ये एक बढ़िया सवाल आपके सामने। यहाँ देखो ऑप्शन नंबर पे हमने 2 नंबर चूज किया है। तो आसान आसान क्वेश्चन को आप जो गलत तरीके से ऑप्शन चूज करते हो मुझे खराब लगता है। ठीक है, 2 नंबर कटवा के आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिलेक्शन से दूर हो जाओगे। ठीक है। आगे बढ़ते नंबर 3 पे आते हैं। ए और बी किसी काम को 6 और 4 दिन में पूरा करते हैं। 6 दिन में और 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले इस पर 2 दिन काम करता है और फिर उसके बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तो काम को पूरा करने में कितना वक्त लगता है आपको बताना है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो आप बोलेंगे 12 आएगा। 12 आएगा, यानी कि जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी, वो कितनी हो जाएगी? 2:3 का रेशियो। 2 दिन सिर्फ ए काम करता है, मतलब 4 काम तो तुम्हारा हो चुका है, यानी कि अब काम बचता है सिर्फ 8। अब दोनों मिलकर काम करेंगे, यानी 5 से हम कर देंगे डिवीजन, यानी आप बोलेंगे 1:3/5 दिन। यानी 2 दिन पहले काम किया कौन? ए, और 1:3/5 और, यानी कि +2 कर दो, टोटल कितना टाइम लगा? तो आप बोलेंगे 3 दिन, 3/5 दिन। ठीक है, आसान था। एक वर्ग है। ठीक है, वर्ग है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ ऑटोमेटिक ड्रॉ कर लेता हूँ ऑटोमेटिक शेप में। ठीक है। तो एक वर्ग की कहानी है, तो मैं एक पहले वर्ग का निर्माण कर लेता हूँ। यहाँ देखो, एक वर्ग में बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। यही है ऑटोमेटिक शेप, समझ गए? मैं उल्टा सीधा बनाऊंगा तब भी ये ऑटोमेटिक क्या कर लेगा? सही आपको चूज कर लेगा। ये आयत नहीं, आप इसको वर्ग मान के चलिए। चारों जो साइड है वो लेंथ क्या है? बराबर है। ई जो है वर्ग के भीतर एक बिंदु इस प्रकार है कि ट्रायंगल ई डी सी एक समबाहु त्रिभुज है। इसके अंदर कोई त्रिभुज, कोई पॉइंट मान लिया हमने, जैसे मान लिया ये पॉइंट हमारा ई जो है
वो यहाँ पे जा करके मैच हो रहा है। ठीक है, मैच क्यों हो रहा है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपसे कह रहा है कि ईडीसी जो है ना, ईडीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज होने के लिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये एंगल, सॉरी ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, बराबर। अब तुमको पहले से मालूम है, चूंकि ये वर्ग है, स्क्वायर है, तो ऑलरेडी ये वाले जो साइड है वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर है, यानी कि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से सारे साइड अभी जो मैंने ड्रॉ किए हैं वो क्या है, इक्वल है। यदि ई को वर्ग से ए और बी से मिलाया जाता है, मतलब इस ई पॉइंट को कह रहा है कि आप क्या करिए कि यहाँ से ए से ई को मिलाइए और फिर ई से बी को मिलाइए। ठीक है, ये तुम्हारा सवाल का मोटिव है। तो एंगल ए बी की वैल्यू क्या होगी, आपको इस एंगल का मान निकालना है। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल भी दमदार नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे कंफ्यूज हो सकते हैं। आइए समझते हैं। ठीक है, ये पूरा एंगल तुम्हारा 90 होगा, 90 होगा, और ये एंगल कितना होगा, 60, क्योंकि इक्विलेटरल है। ये 60 और ये 30, बोलिए। ठीक वैसे ही इसकी हम बात करें अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 60। बोलिए ये कितना हो जाएगा, ये बताओ। अगर तुम्हारे पास ये 60 है और ये 30 है, इस ट्रायंगल की बात करूंगा अगर मैं, ई बी सी, तो ये लाइन और ये लाइन बराबर है, यानी इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब अगर ये 30 है तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, 75, और ये भी 75। ठीक वैसे ही इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 75। अब इस पॉइंट पे चारों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 360, यानी कि 150 प्लस 60 और प्लस एक्स जो मुझे निकालना है इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू आ चुकी है 150। ये सवाल जो है बेहद आसान है, मैंने थोड़ा टाइम लिया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के बच्चे होते हैं, किसी को देर से समझ में आती है, किसी को जल्दी समझ में आती है। मैं फटाफट करके निकल जाऊँ तो इससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, कुछ सीखना चाहिए, कुछ समझना चाहिए कि हमने क्या आपको समझाया है। ठीक है, वीडियो 5 मिनट लंबी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ फ़ायदा आपको होना चाहिए। आगे बढ़ते नंबर 5 पे आते हैं। साइन थीटा इंटू साइन 45 इज इक्वल टू साइन 30। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी आपको निकालनी, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़िया, कुछ है ही नहीं सवाल में। साइन थीटा ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू 1/2। अगर काटेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/√2। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। आपको निकालना है 2 थीटा यानी कि 90। आसान, बेहद ही आसान। नंबर 6 पे आते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या अगर 13 है, जीवा से केंद्र की दुर्लंब दूरी कितनी है, 5 है। एक वृत्त बना दिया हमने। ठीक है, ये ऑटोमेटिक स्टेप का कमाल है। ये तुम्हारा सेंटर है, यहाँ पे एक जीवा है मेरे भाई, जीवा। ठीक है, त्रिज्या आपसे कह रहा है कि 13 है और लंबवत दूरी जो है वो कितना है, 5। जीवा की लंबवत दूरी कितनी, 5। ये त्रिज्या यानी कि 13, ये 90 हो गया। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, 12। आपसे पूछेगा पूरी लंबाई निकाल दो यानी कि 24। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बेहद ही आसान सवाल। आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर मुझे ये वैल्यू निकालना है तो तरीका क्या है, माइनस में है, मुझे प्लस में जाना है, तो स्क्वायर करो। स्क्वायर करो तो 0.4 का स्क्वायर प्लस 2, यही होता है ना। 0.4 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि 0.16 प्लस 2 यानी कि 2.16 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। ट्रायंगल OPQ में P पर समकोण है। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें P पर एक समकोण को हम दिखाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, P पे समकोण को दिखा दिया, O, P और Q। ठीक है भैया, P पर समकोण हो गया। आपसे कह रहा है कि OP की जो लंबाई है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। बोलिए OQ माइनस PQ, ये OQ है और माइनस PQ इज इक्वल टू 1। आपने अगर ध्यान दिया होगा, ट्रिपलेट आपको याद होगा, तो 7 कब आता है, 7 आता है मेरे भाई 24, 25 और 7 इस केस में आता है। तो क्या यहाँ पे अगर मैं इसको दोनों को वैल्यू को पटकूंगा तो यहाँ पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बताइए। अगर मैं OQ को 25 रख दूं, इसको मैं 24 रख दूं, तो इन दोनों का अंतर जो है 1 मिल रहा है। मतलब यही तुम्हारा ट्रिपलेट यहाँ पे आंसर होने वाला है। मतलब इसी ट्रिपलेट से सवाल तुम्हारा बनाया गया है। आपको निकालना है साइन क्यू और कॉस क्यू। तो कैसे निकाल पाएंगे, साइन क्यू यानी कि P बटा H, कॉस क्यू यानी कि B बटा H, यानी कि 7 प्लस 24 बटा 25 यानी कि 31 बटा 25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 1 चूज कर लिया, यही मुझे खराब लगता है। थोड़ा टाइम दो, ठीक है, और फास्ट करने के बजाय 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेकर सही सवाल बनाओ। ठीक है, प्रैक्टिस जाके एग्जाम हॉल में नहीं करना है, प्रैक्टिस घर पे बैठ के करना है। फास्ट करने का काम घर पे होता है, एग्जाम हॉल में फास्ट नहीं करना होता है। एग्जाम हॉल में आपको करना होता है सटीक।
उस सटीक सॉल्व करने के लिए आपको पहले से इतनी बार सवालों को सॉल्व कर लेना होता है कि जिससे कि आप एग्जाम हॉल में गड़बड़ नहीं कर पाएँ। अभी देखिए सवाल कितना आसान है, इस बंदे ने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ कर दिया, मुझे बहुत खराब लगता है ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आते हैं। बीजीय व्यंजक जो है कितने के बराबर है? ठीक है, तो इसको हम तोड़ देते हैं ना, 2 निकाला कॉमन, यहाँ बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बन जाएगा 4 का स्क्वायर, एक बार एक्स प्लस 4 एक बार एक्स माइनस 4। बेहद ही घटिया सवाल, बेहद ही घटिया सवाल। नंबर 10 पे आते हैं। 26.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। इसके बाद ये विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी आपको बतानी है। ठीक है, जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करेगी। बताइए, 26.5 का मतलब होता है मेरे भाई 53/2 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करते हैं 5/18 यानी कि मीटर पर सेकंड से, ताकि हमको 18 सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड में। ये तुम्हारा मिल गया पहला इक्वेशन, ये मिल गया पहला इक्वेशन। तो यहाँ से मैं काम करते हैं, 18 काट लेते हैं और यहाँ बन जाएगा 5 × 5 = 25 यानी और 3 × 5 = 15, 265/2। p प्लस p की वैल्यू आ चुकी है 265 प्लस 265/2। बढ़िया है। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि विपरीत दिशा में चल रहे व्यक्ति को, तो विपरीत अगर करेंगे तो यानी कि इन दोनों का सम करना पड़ेगा, 31.5 करना पड़ेगा स्पीड में। और उस केस में इंसान को जब पार करेगा, ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगा, यानी कि यहाँ बन जाएगा 31.5 × 2 यानी कि 63/2। ठीक है, और इनटू यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कितना लग रहा है तो आप बोलेंगे 12, लेकिन यहाँ मुझे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 5/18 से, ताकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। इनटू कर लो 12, अब सही है। ठीक है, 2 × 6 = 12 और 6 × 3 = 18 और 3 × 21, बोलिए 21 × 5 = 105। अब यहाँ अगर मैं तोड़ूंगा इसको तो ये बन जाएगा 132.5। 132.5, इन दोनों का जो सम है वो 132.5 है, और ट्रेन अकेला कितना है 105, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 27.5 मीटर। बढ़िया सवाल, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, लेकिन बढ़िया सवाल, समझने के लिए सवाल है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 11 पे आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कुल संख्या जो है शिक्षक और शिक्षिकाओं का वो 600 है, और शिक्षक और शिक्षिका यानी कि पुरुष और महिला का जो है वो रेशियो 3:1 है। तो क्या कह रहा है आपसे सवाल, बताओ जरा। संस्कृत और हिंदी के शिक्षक शिक्षिकाओं, वेयर इज संस्कृत, संस्कृत और हिंदी यानी कि 10 और 10 20%, बोलिए। ठीक है, और गणित और जीव विज्ञान यानी कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी यानी कि 20-20 40%, बोलिए। ठीक है, इनका अनुपात ज्ञात करिए। अरे भाई, जब अनुपात ज्ञात कीजिए तो मुझे इसके पहले के जो वैल्यू दे रखा है उससे मुझे मतलब ही नहीं है, यानी कि 1:2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बेहद ही घटिया किस्म का सवाल आपके सामने आया था। ये एक वृत्त की त्रिज्या 8 है, तो उसके सबसे लंबी जीवा की लंबाई, सबसे लंबी जीवा क्या होती है मेरे भाई, डायमीटर। सबसे लंबी जीवा डायमीटर यानी कि 8 × 2 = 16 सेंटीमीटर। बच्चे वाले सवाल है। एक आयताकार ब्लॉक है, उसको पिघलाकर एक ठोस गोला को बनाया गया है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी आपसे कह रहे हैं। आयताकार ब्लॉक को पिघलाएगा यानी कि बेशक हमको 88 × 21 × 21 LBH करना पड़ेगा। ये देखो 4/3 × πr³ वॉल्यूम ऑफ गोला, स्फीयर की बात करते हैं। बताइए, 22 चौक 88 से 88 पूरा कट जाएगा। RQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 21 और 21, यानी कि हम एक काम करते हैं ना, सीधे R निकाल लेते हैं, 3 में से 1 बाहर यानी कि 21 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बोलिए, नंबर 14 पे आते हैं। एक जार में चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी है। यहाँ पे देखो, चाशनी और पानी के मिश्रण में 35% चाशनी यानी कि 7:13 का रेशियो हो जाएगा। हमने 35% चाशनी है मतलब 65% वाटर है, हम रेशियो में तोड़ दिए। इस मिश्रण के एक भाग को दूसरे मिश्रण से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है जिसमें 20% चाशनी है। 20% का मतलब 1:4 रेशियो हो जाएगा, 80% क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। अब इस नए मिश्रण में चाशनी का प्रतिशत 24% हो जाता है। अब जो नयका मिश्रण जो है मेरे भैया,
वो 24% हो जाता है। तो 24:76 यानी कि 6:19। बोलिए मेरे भाई, तो नए मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? बेहद ही आसान सवाल। इसके दो तरीके हैं, एक एलिगेशन है और एक हमारा रेशियो मेथड है, जो मैं पहले कर रहा हूँ। ये देखो, फर्स्ट तरीका तुम्हारे पास ये हो जाएगा, तो यहाँ देखो 5 हो जाएगा, ये तुम्हारा 20 हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, नीचे कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। बोलिए, अब तुमसे कह रहा है कि यहाँ पे किस रेशियो में इन दोनों को मिलाएं। तो हम मान लेते हैं कि x और y के रेशियो में क्या करते हैं, हम मिलाते हैं। ठीक है, अब तुम देखना बड़ा ध्यान से, ऊपर नीचे क्या बनेगा देखा, 7x। ठीक है, हमने 7 को x से गुना किया 7x, और ये बन जाएगा 1 इंटू 4y, 7x प्लस 4y बटा, ठीक है, 13x प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू 6/19। ये तो सवाल का तुम्हारा रिक्वायरमेंट है। आओ जरा हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे 19 सते 133। ठीक है, और यहाँ जो अंतर पड़ेगा 13 छक 78, यानी कि 22 और 33 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 55। क्या मैंने सही किया है? 7x प्लस 4y, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका 13x प्लस 16y, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ बनेगा, अगर गुणा करूंगा तो 19 सत्ते 133, और ये बनेगा आपका 13 छक 78, माइनस किया हमने 33 प्लस 22 यानी कि 55x इज इक्वल टू 55x इज इक्वल टू, यहाँ अगर अंतर देखेंगे तो 19 चौक 76 और 16 छक 96, यानी कि अंतर कितना हो जाएगा 20y, यानी x/y का रेशियो आ चुका है 20 इधर 55 इधर, यानी कि 4:11, और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो ये तरीका आपका कौन सा है, तो आप बोलेंगे रेशियो मेथड। एक और तरीका आपके पास है जिससे आप कर सकते हैं इस सवाल को, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस शिफ्ट के हिसाब से आप लगा सकते हैं एलिगेशन। अगर 7:13 है, मतलब मैं कह सकता हूँ चाशनी कितना, तो आप बोलेंगे 7/20 टोटल का। इस वाले केस में तो आप बोलेंगे 1/5। बीच का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 6/25। 6/25 लगा दो, अंतर निकाल लेते हैं। बोलिए, तो 6/25 माइनस 1/5 यानी कि 25, 5/25 यानी कि 1/25, ये लगा सकता हूँ क्या? क्या मैंने सही अंतर निकाला है? क्या मैंने सही अंतर निकाला है? बोलिए बोलिए। 7/20 हो गया, 1/5 हो गया, और 6/25 हो गया। सही है ना? ठीक है, तो 6/25 माइनस 1/5 अगर किया हमने तो 5/25, कम करेंगे तो 1/25। ठीक वैसे ही अगर मैं यहाँ पे अंतर निकालता हूँ तो आप बोलेंगे 7/20 माइनस 6/25, ये हो जाएगा आपका 100। तो 7×5 = 35 माइनस 6 चौका 24, यानी कि 11/100, यानी ये जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आ जाएगा, 11/100। ठीक है, तो अगर आप काटेंगे नीचे का वैल्यू, नीचे से 25 चौका 100, आप खुद ही देख लो 4:11, इस सवाल का आंसर आपको आ जाएगा। तो ये तरीका आपका एलिगेशन का है, और वो तरीका आपका रेशियो का है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये सवाल आपका अच्छा सवाल है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो वैल्यू पुटिंग है, आप खुद से भी कर सकते हो, बेहद ही घटिया सवाल। रूमी अपने आय के 20% बचत किया करती है, मतलब मान लो 100 रुपये कमाया तो 80 रुपये खर्च किया और 20 रुपये सेव कर लिया। ठीक है, अगर आय में 30% की वृद्धि हो गई, मतलब 100 की वैल्यू बढ़ के 130 हो गई, उसके खर्च में 40% की वृद्धि, यानी कि 800 का 32, यानी कि 112। अब इसका नया खर्च कितना हो गया, 112। तो यहाँ पे कितना अंतर होगा, तो आप बोलेंगे 18 का अंतर है। यानी पहले बचत 20 रुपये करती थी, अब बचत जो है सिर्फ 18 रुपये कर पाती है, यानी कि 2 का अंतर है। और यहाँ कह रहा है कि 750 रुपये कमी आई, तो 750 का वैल्यू कितना कमी आया बताओ, 2। तो प्रारंभिक आय निकालो, आय कितना हम मान रहे थे 100, गुना कर लो 50। ठीक है, 37500 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आसान था ना? अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया जो वार्षिक रूप से संशोधित 6% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाता है।
तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी आपको बताना है निकटतम पूर्णांक में सन्निकट करके। ठीक है, यहाँ पे 6% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्षों में कितना होगा आप जरा समझिए। तो 6 छक 36 और 6 दूना 12, इतना परसेंट आपका ब्याज लगा होगा। तो आपसे कह रहा है कि 2 वर्षों में इतना हो गया, यानी कि 100 रुपए का वस्तु इतना ब्याज दिया, यानी ये वैल्यू एक्चुअल में 112.36% हो गया। बोलिए ना, यानी कि 82,000 बटा 112.36 मुझे निकालना है 100 की वैल्यू, मुझे निकालना है 100 की वैल्यू। बोलिए, अब यहाँ पे आप काट पीट लीजिए, इसको इंटू कर लीजिए 100। अगर हम काटेंगे तो ये मुझे कितने से कटता हुआ दिख रहा है, तो आप बोलेंगे 4 से कट रहा है। आओ जरा 4 से काटें, 4 दूना 8, 3 और 2, 4 8 32, 0 4 9 36, 4 9 36, सही है ना। यहाँ अगर हम 4 से काट लेंगे तो बन जाएगा भैया 25, 25 से पूरा पूरा कट जाएगा। और आपसे ये कह रहा है कि निकटतम पूर्णांक में आपको आंसर निकालना है, तो निकटतम पूर्णांक में निकालने के लिए आपके पास क्या तरीके होने चाहिए। ठीक है, निकटतम पूर्णांक में होने के लिए आपके पास क्या तरीके होने चाहिए। मेरे पास तरीका एक ये दिख रहा है, जैसे अगर मैं ये बोलूं कि इस 2809 के बदले हमने क्या लिख दिया 2810, 2810 हम लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा कि हम जीरो को काट पाएंगे। ठीक है, हम जीरो को ना काट पाएंगे, समझ रहे हो। या फिर अगर थोड़ा सा और खतरनाक करना चाहते हैं तो देखना जरा, अगर मैं इसको पूरा पूरा 2800 कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो है, बट अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल हम लोग ऐसे कर पाएंगे, जैसे हमने क्या किया, इस बड़े वैल्यू को थोड़ा छोटा बनाया। तो अगर छोटे वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे थोड़ा वैल्यू ज्यादा आएगा, यानी उससे थोड़ा सा कम वैल्यू इस सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जीरो काट लिया, 2 जीरो काट लिया, 4 से कट गया 7 बार में, और यहाँ 4 से कट जाएगा 25 बार में। ठीक है, अगर हम 7 से काटें या फिर नहीं भी काटे तो जरा देखना 625 आएगा, और ये जीरो तो है ही है। 625 गुना 2 यानी कि 1250, कैरी 125, 625 गुना 8 कितना हो जाएगा 5000। ठीक है, 5000 और कैरी कितना था 125, यानी कि ये भैया बन जाएगा 5125 बटा 7। आओ जरा काटें, 7 सते 49, 2 2 7 तेरी की 21, 1 2 1 5 7 2 14, 1 0 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28 पॉइंट समथिंग। हमने क्या बोला कि जब छोटे वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं तो वैल्यू थोड़ा ज़्यादा आएगा, यानी अगर हम सेम वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू एक्चुअल में थोड़ा सा कम आता, यानी कि 73,000, सॉरी 73,000, तो 14 से 200 300 कम कर लो, यानी कि 72,980 के पास आके टिकेगा। अब इस केस में फायदा ये होगा तुमको कि जो बहुत ज़्यादा कम वैल्यू जैसे 70,000, ये तो नहीं हो सकता, और इससे बड़ी वैल्यू तो नहीं हो सकती। अब ये जो सवाल का आंसर है, दो ऑप्शन नंबर 1 और डी में तुम हो जाओगे कंफ्यूज कि 1 भी तो थोड़ा और कम कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा और कम कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेशन में ये दिक्कत आती है। तो एक बार तुम्हें, तो इसका मतलब ये हुआ कि सवाल थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, तो तुम्हें गुणा भाग करना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा इस सवाल को, अगर आप ऐसे नहीं देख पाएंगे तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बाकी आप समझ जाना इस सवाल को कैसे हमने किया है। आगे बढ़ते हैं। वृत्त की त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है। केंद्र पर 22.5 डिग्री कोण के अंतरित करने वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360, बेहद ही आसान। पाई आर स्क्वायर 154 होता है कब? जब आर की वैल्यू होती है 7, यानी 3 गुना मतलब 9, इंटू कर लो थीटा का वैल्यू 22.5 से अगर मैं काटूंगा पूरा पूरा तो आप देखेंगे 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/16, 1/16, ये कटोगे तो 7 7, ये काटोगे तो 8। ठीक है, 9 सत्ते 63, 6, और ये हो जाएगा 69/8, 8 अट्ठे 64, 5 3, 8 6 48 पॉइंट 50, यानी कि 8 6 48। ठीक है, 2 0 यानी कि 8 दूना 16,
और फिर 5 8 5 40 और 0 86.6250 ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। के किस धनात्मक मान के लिए समीकरण ये जो है वास्तविक और मूल क्या होता है बराबर है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आपका होना पड़ेगा, यानी कि 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 4 और 3 3 9 यानी कि 36 है ना, इज इक्वल टू 0। अगर तुम के की वैल्यू निकालोगे तो ऑटोमेटिक तुमको दिख जाएगा कि 4 से काटने पे 9 बचेगा, यानी कि अंडर रूट 9 वैल्यू कितनी आएगी 3, और ये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगुनी है। ठीक है, यहाँ फादर और सन की बात यहाँ हो रही है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की दोगुनी है। 8.5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 होगा। ठीक है, तो पुत्र की आयु वर्तमान आपको फाइंड आउट करनी है। ये जो है करंट है और ये जो है तुम्हारा 8.5 वर्ष के बाद है, ये वाला, समझ गए। तो यहाँ पे दोनों लोगों के जो आयु का अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे 3 का अंतर, यहाँ पे 1 का अंतर, हम कर देंगे कन्वर्ट, यानी कि 6:3 कर लो। अब कोई दिक्कत आपको नहीं दिखेगा, अब कोई दिक्कत आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ देखो जो 1 का अंतर आया वो 8.5 की वजह से आया। तो आपसे कह रहा है कि पुत्र की वर्तमान निकाली, यानी कि 3 से गुणा मुझे करना पड़ेगा। 8 3 24, 5 6 15, यानी कि 25.5 ईयर इस पुत्र का उम्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल कितना होगा, 294 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जिसे यदि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल इतने से डिविजिबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है। तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपकी ये होगी। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, कितना, इसको तुम डिवाइड करो 294 से, जो रिमाइंडर आएगा ना उस रिमाइंडर को तुम 294 में से घटा लेना, और जो आंसर तुम्हारा आएगा वो 189 आएगा, और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। ताकि अगर इतना हम और जोड़ देंगे तो वो संख्या एक बार और कट जाएगा। समझ रहे हो बात? ये बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए हम इसको पूरा डिवीजन करा के नहीं बल्कि आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। आसान है, आप खुद से कर लो। आगे बढ़ते हैं, 22 पे आते हैं। 34 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 34 वस्तु का जो एसपी है ना वो 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। लाभ निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एसपी और सीपी का रेशियो निकल जाएगा, तो आप बोलेंगे इधर भेजो 19:17, यानी कि लाभ कितना हो जाएगा 2/17, इंटू कर लो 100%, यानी कि 200/17, 17 एकम 17, 3 जीरो, 17 एकम 17, यानी कि 13/17% इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 23 पे आते हैं। कितने विद्यालयों में शिक्षण शुल्क जो है ना गतिविधि शुल्क से 4 गुना से कम है। ये है गतिविधि शुल्क और ये शिक्षण शुल्क 4 गुना से ज्यादा है, ये 5 गुना है, ये भी 5 गुना है, सॉरी 4 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है, ये भी 4 गुना से कम है, और ये 4 गुना है। तो 4 गुना से कम सिर्फ एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बेहद ही घटिया किस्म के सवाल पूछे गए इस शिफ्ट में। 2 या 3 4 सवाल ही बढ़िया थे, बाकी सारे के सारे थर्ड क्लास सवाल इसमें पूछे गए। मजा नहीं आया बिल्कुल भी। मजा तब आता है जब थोड़ा चैलेंजिंग वीडियो बनती है ना, 2 4 5 सवाल थोड़े चैलेंजिंग वाले होते हैं, बढ़िया वाले होते हैं। अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचना, मैं क्या करूंगा देखो जरा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू कर लेना x³ प्लस 1/x³, और ये माइनस करना पड़ता है x प्लस 1/x। ठीक है भाई, x प्लस 1/x। तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आप बोलेंगे 25 - 2 यानी कि 23 बनेगा। क्यूब निकालूंगा तो 125 माइनस 3 गुना 15, 5 कम कर देने के 110 बनेगा, और माइनस कितना 5, 23 गुना 11, तो आप बोलेंगे 253, और ये 0 बोलिए, माइनस कर लो 5, यानी कि 2525 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल इस शिफ्ट के, हम लोग आखिरी सवाल की तरफ आ चुके हैं। आपसे कह रहा है कि 19 की तुलना में 17 में सभी शोरूम द्वारा कितने अधिक टेलीविजन सेट बेचे गए। 19 के द्वारा 17 में कितने अधिक बेचे गए। ठीक है,
सभी शोरूम की बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, इन सबको तुम जोड़ देना और इन सबको जोड़ के घटा देना, जितना अधिक होगा वही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद था कि बढ़िया सवाल पूछेगा आखिरी सवाल, लेकिन ये बहुत ही आसान सवाल था, ये आप खुद से कर लेना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। पढ़ते रहिए जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। थैंक यू सो मच।